हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत। यहाँ पर हम व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत लक्षणों को विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक जो है फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जो काफ़ी महत्व रखेगा व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं व्यक्तित्व के कौन कौन से 5 सिद्धांत हैं जो इंसानों के व्यक्तित्व को बदल के रख सकता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं टॉपिक। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यक्तित्व के 5 मॉडल, यानी व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत जो काफ़ी महत्वपूर्ण है फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत, और ये हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। व्यक्तित्व के 5 मॉडल या कारक। देखा जाए अगर हम यहाँ एनालाइज करें व्यक्तित्व के 5 कारकों की, तो कहते हैं 5 बुनियादी व्यक्तित्व के लक्षण जो है 1949 में D.W. फीके ने दिया था। व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत के अंतर्गत हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट जो आया है खुलापन। यहाँ पर जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत लक्षण को विस्तार पूर्वक। तो यहाँ पर पहला जो हमारे समक्ष आया है खुलापन। देखिए, खुलापन जो व्यक्तित्व होते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती है, और उसी बात को यहाँ पर त्रिपान सेंटर ने आपके समक्ष पॉइंट व्यू प्रस्तुत किया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए पहले पॉइंट की तरफ अगर नज़र करें तो इसमें यही बात आता है कि खुलापन एक ऐसी विशेषता है जिसमें कल्पना और अंतर्दृष्टि शामिल होती हैं। खुलापन एक ऐसी विशेषता है जिसमें कल्पना और अंतर्दृष्टि शामिल होती हैं। इस व्यक्तित्व की विशेषता के लिए दुनिया, अन्य लोग और नई चीज़ें सीखने और अनुभव करने की उत्सुकता विशेष रूप से अधिक होती है। जो व्यक्ति खुलापन की विचारधारा यानी ओपननेस की विचारधारा रखते हैं उनमें नई चीज़ों को सीखने और अनुभव करने की उत्सुकता सदैव बनी रहती है। देखा जाए तो इस तरह के व्यक्ति जब निर्णय लेने की बात आती है तो वह हितों की एक विशिष्ट श्रृंखला और अधिक साहस होने की ओर ले जाती है। यानी इन तरह के व्यक्ति के जो होते हैं वो दूसरे के हितों की एक विशिष्ट श्रृंखला बनाते हैं और अधिक साहसी होने की ओर ले जाने का सदैव प्रयत्न करते रहते हैं। देखा जाए तो ये ऐसे इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं रचनात्मक भी खुलेपन के गुण में बड़ी भूमिका निभाती है। यानी इस तरह के व्यक्तियों में रचनात्मकता काफ़ी रहती है और यही खुलेपन के गुण में एक बड़ी भूमिका यहाँ पर अदा किया जाता है खुलेपन के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है कि जब अमूर्त और पास सोच की बात आती है तो यह एक अधिक आरामदायक क्षेत्र की ओर ले जाता है। यानी इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं अमूर्त और पास सोच की बात रखते हैं और यह अधिक आरामदायक क्षेत्र की ओर ये अग्रसर होते हैं। उस व्यक्ति के बारे में सोचे जो हमेशा मेनू पर सबसे आकर्षक चीज़ का जो है ऑर्डर देता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो है कोई भी मेन्यू होता है उसमें वो आकर्षक चीज़ों पर ही अपना ऑर्डर देते हैं। ये अलग अलग जगहों पर जाता है और उसकी ऐसी रुचियां हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यानी ये इस तरह के व्यक्ति जो है अलग अलग क्षेत्रों में घूमना और रुचि लेना काफ़ी पसंद करते हैं। वो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास उच्च खुलापन के गुण यहाँ पर पाया। इस विशेषता वाले किसी भी व्यक्ति को जीवन के प्रति अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण के साथ देखा जाता है। यानी इस तरह की विशेषता वाले व्यक्ति को जिसमें खुलापन की भावना होती है उनमें अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण के साथ देखा जाता है, और जब ज्ञान के अपने आरामदायक क्षेत्र के बाहर समस्या समाधान की बात आती है तो उसे संघर्ष करना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो आता है व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा सिद्धांत, जिसमें कर्तव्य निष्ठा की बात की गई है। कर्तव्य निष्ठा से तो आप बात समझ गए होंगे कि कर्तव्य निष्ठा एक गुण है जिसमें उच्च स्तर की विचारधाराशीलता और अच्छे आवेग नियंत्रण और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार शामिल होता है। यानी कर्तव्य निष्ठ से ही बात यहाँ समझ में आता है कि इस तरह के व्यक्तियों के गुण जो होंगे उच्च स्तर की होंगी और उनका विचारधारा भी उच्च कोटि की होगी। कहते हैं अच्छे आवेग नियंत्रण और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी उनके अंदर सम्मिलित होगा। और देखा जाए इस तरह के व्यक्तियों की बिहेवियर जो होगी एक संगठित और संतुलित दृष्टिकोण अक्सर उन लोगों में पाया जाता है जो विज्ञान और यहाँ तक कि उच्च खुदरा
वित्त में काम करते हैं, जहां कौशल सेट के रूप में विस्तार, अभिविन्यास और संगठन की आवश्यकता होती है। तो उसमें कर्तव्यनिष्ठा की बात आती है। एक अधिक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति नियमित रूप से आगे की ओर योजना बनाता है और अपने व्यवहार का विश्लेषण करेगा कि यह दूसरे को कैसे प्रभावित करता है। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि इस तरह के व्यक्तियों के व्यवहार में ये विश्लेषण होती है कि वो दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार जो है प्रभावित कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है यहाँ पर व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा सिद्धांत कर्तव्यनिष्ठता। देखा जाए तो समग्र टीम विकास के भीतर सृजनात्मक भूमिका को संतुलित करने में मदद करने के लिए परियोजना प्रबंधन टीमों और मानव संसाधन विभागों में नियमित रूप से अत्यधिक कर्तव्यनिष्ठ लोग काम करते हैं। यानी इनके टीम में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण लोगों को ही ये लेना पसंद करते हैं। एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति एक अच्छा उदाहरण वह व्यक्ति होगा जिसे आप अब जानते हैं, जो अगली बार आपसे मिलने के लिए हमेशा पहले से योजना बना रहा हो। यानी ये व्यक्ति पहले से ही आपसे मिलने के लिए अपना योजनाबद्ध तरीका करेगा और इसके बीच नियमित रूप से संपर्क में रहता है और आपकी भलाई पर सदैव नज़र भी रखता है। तो ये कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होते हैं। नाम से ही यहाँ पर सारी बातें क्लियरिटी लाती है। देखा जाए तो यहाँ तक ही बात सीमित नहीं रहती है, वह कुछ निश्चित तिथियाँ और कार्यक्रमों का आयोजन करना पसंद करते हैं। उनका एक निश्चित तिथियां होती है, कुछ कार्यक्रम होता है जिसको आयोजन करना पसंद करते हैं और जब आप मिलते हो तो उनका ध्यान आप पर केंद्रित होता है। यानी ये नहीं कि वो आपको इग्नोर करेंगे, उसका सारा के सारा ध्यान जो होगा आपके ऊपर ही केंद्रित होगा। और देखा जाए तो कम कर्तव्यनिष्ठा वाले लोग संरचना और शेड्यूल को नापसंद करते हैं। जिनमें कम कर्तव्यनिष्ठा होती है, ऐसे लोग जो होते हैं संरचना और शेड्यूल की नापसंद करते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों में देरी करते हैं और कार्यों को पूरा करने में भी असफल होते हैं। तो देखा जाए तो कम कर्तव्यनिष्ठ भी व्यक्ति इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, जो हर चीज़ जो है कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति इसके विपरीत करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आप जो है व्यक्तित्व के अंतर्गत जो है तीसरा सिद्धांत क्या है। व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत के अंतर्गत हमारे समक्ष जो अगला आता है वो आता है बहिर्मुखता। ये हमारी तीसरी सिद्धांत है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहिर्मुखता देखा जाए तो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें से बहिर्मुखता जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें इसी बात को उजागर किया जा सकता है कि कभी कभी बहिर्मुखता भी कहा जाता है, क्योंकि इसको मूर्खता भी कहना कोई गलत नहीं होगा। एक ऐसा गुण जिसका सामना कई लोगों ने अपने जीवन में ज़रूर किया होगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसे आसानी से पहचाना जा सकता है और व्यापक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जा सकता है जो दूसरे के संगति में ऊर्जावान हो जाते हैं। देखा जाए तो यहाँ इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि आपने देखे ही होंगे कि आपके गली से कुछ लड़के निकलते हैं और वहाँ पर ग्रुप में निकलते हैं, हल्ला गुल्ला करते निकलते हैं, कहते हैं दूसरे लोगों को परेशान करते हुए निकलते हैं। क्योंकि इसका कारण ये है कि वो ग्रुप में अपने आप को ऊर्जावान समझते हैं, यानी काफ़ी सिक्योर समझते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हैं और ये कई लोगों में पाया जाता है बहिर्मुखता। देखा जाए तो बहिर्मुखता जो है अन्य लक्षणों के बीच जिनमें बातूनीपन, मूर्खता और उच्च मात्रा में भावनात्मक अभिव्यक्ति शामिल होते हैं। कहते हैं कई वर्षों के सामाजिक संपर्क के दौरान बहिर्मुखी लोगों को व्यापक रूप से पहचानने योग्य बना दिया है। यानी देखा जाए तो कई वर्षों के शोध के कारण जो है इनके बारे में हमें पता लगी है। हम सभी के पास एक दोस्त या परिवार का सदस्य या कई भी होते हैं जो सामाजिक संपर्क में बिल्कुल दीवार के फूल नहीं होते, यानी वो समाज से सदैव ही दूर रहना पसंद करते हैं। वो ग्रुप में रहना काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हैं, वे ध्यान का केंद्र बने रहने में कामयाब होते हैं। देखिए ऐसे व्यक्ति हल्ला गुल्ला करते हुए चलते हैं, ग्रुप में जाते हैं तो ये अपने तरफ ध्यान सबको आकर्षित करते हुए देखते हैं। आपने भी देखे होंगे अपने गली मोहल्ले में कोई व्यक्ति जो है बाइक पे चढ़ा हुआ है और पट की आवाज़ निकालता हुआ निकल रहा है, उसका मतलब है कि वही मूर्खता व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं वो, क्योंकि उनमें जो है सिर्फ अपने तरफ लोगों को आकर्षण करने का ही विचार रखते हैं। तो ये लोग काफ़ी जो हैं इस तरह के कार्य करने में लगन रहते हैं और नए लोगों से मिलने का आनंद भी ये लेते हैं और किसी तरह आपके परिचालों में सबसे बड़े मित्र
और परिचित समूह भी हो सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। निसंदेह इसके विपरीत हमारे जीवन में कोई और व्यक्ति है जिसे हम जानते हैं, वो प्रमुखता का जो है मुखी हो सकते हैं, यानी अंतमुखी भी हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके विपरीत अगर हम देखें तो अंतर्मुखी भी हो सकते हैं। वो एकांत पसंद करते हैं। देखिए, जो अंतर्मुखी होते हैं वो एकांत पसंद करते हैं और सामाजिक परिस्थितियों में उनमें कम ऊर्जा होती है। देखिए, हमने जो बेमुखी पढ़ा था उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा महसूस करते हैं, लेकिन इसके उल्टा जो है अंतर्मुखी वो अपने आप में बहुत कम ऊर्जा महसूस करते हैं और ध्यान के केंद्र में रहना या छोटी मोटी बातें करना काफ़ी बोझिली हो सकते हैं। यानी वो अपना ध्यान किसी तरफ आकर्षित करना नहीं चाहते हैं और छोटी मोटी बातों से वो काफ़ी दूर रहना पसंद करते हैं। तो ये जो है अंतर्मुखी जो है दूसरा काफ़ी महत्वपूर्ण है बहिमुखी से। बहिमुखी इसके विपरीत है। देखा जाए तो बहिमुखी लोगों की सार्वजनिक भूमिकाओं में बिक्री, विपणन, शिक्षण और राजनीतिक जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, जो काफ़ी महत्व रखते हैं। उसके पश्चात आता है नेताओं के रूप में देखे जाने पर। देखिए, जब नेताओं के रूप में हम देखते हैं तो बहिमुखी लोगों में भीड़ में खड़े रहने और कुछ न करने की वजह नेतृत्व करने की अधिक संभावना होती है। वो भीड़ में खड़े नहीं रहते हैं, वो सबसे अधिक जो भावना रहती है वो नेतृत्व का रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अब चौथा सिद्धांत जो है व्यक्तित्व के 5 सिद्धांतों के अंदर क्या कहता है। हमारे समक्ष जो अगला पॉइंट आया है व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत यानी लक्षण के अंतर्गत चौथा पॉइंट जो है सहमता। सहमता काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो जो लोग उच्च सहमता प्रदर्शन करते हैं उनमें विश्वास, परोपकारिता, दया और स्नेह के लक्षण हमेशा दिखाई देंगी। यानी सहमता के जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं उनमें विश्वास भी होता है, परोपकारिता की भावना भी होती है, दया और स्नेह के लक्षण सदैव दिखाई देते हैं। अत्यधिक सहमता लोगों में उच्च सामाजिक व्यवहार भी देखने को हमें मिला है, जिसका अर्थ है कि वो उच्च लोगों की मदद करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। यानी हर एक लोगों को मदद करने के विश्वास उनमें रहता है। देखा जाए तो साझा करना, स्वतः देना, सहयोग करना ऐसे गुण उनमें पाए जाते हैं। यानी साझा किसी बात को साझा करना, संतावना देना, सहयोग करना और जो स्वयं को अत्यधिक सहमत व्यक्तित्व प्रकार के लिए उपयुक्त मानते हैं। देखा जाए तो वो उस व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाते हैं। ये लोग जो होते हैं दूसरे के प्रति सहानुभूति को आमतौर पर सहमति के रूप में साझा समझते हैं और भले ही ये शब्द बिल्कुल ही फिट न बैठे, लेकिन ये बात सत्य है। सहमता के विपरीत असहमति है, लेकिन यह उन व्यवहार या लक्षणों में प्रकट होती है जो सामाजिक रूप से अप्रिय होती है। देखा जाए तो दूसरे के प्रति ही हेर फेर, बुरा व्यवहार, देखभाल या सहानुभूति की कमी इनमें पाई जाती है। दूसरों और उनकी समस्याओं की रुचि लेने की कमी होती है और ये सभी काफ़ी आम बात देखने को मिलता है। देखा जाए तो सहमत लोग उन क्षेत्रों में करियर तलाशते हैं जहां वो सबसे अधिक मदद कर सके। यानी ये लोग उस जगह काम करना पसंद करते हैं जहां पर अधिक वो दूसरे लोगों की मदद कर सके। उसके पश्चात देखें तो ये टेरिक्यूटियो कार्यकर्ता, चिकित्सा, मनोस्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि जो लोग शुभ रसोइयों में स्वयं सेवा करते हैं और तीसरे क्षेत्र यानी सामाजिक अध्ययन के लिए समय समर्पित करते हैं, वे सहमता चार्ट में उच्च स्थान पर होते हैं। देखा जाए तो ये लोग जो होते हैं एक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, ये चिकित्सक भी हो सकते हैं या मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकते हैं। ये हर तरह के कार्य करने में अपने आप को सदैव उच्च रखते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अब चलिए देखते हैं व्यक्तित्व के अंतर्गत 5वें सिद्धांत के लक्षण के लिए 5वां सिद्धांत हमारा क्या है, जो कि अंतिम है। अंतिम पॉइंट हमारे समक्ष आ गया है। अंतिम पॉइंट है मनोविक्षुब्धता। देखा जाए तो मनोविक्षुब्धता जो होती है न्यूरोटिलिज्म की विशेषता उदासी, मनोदशा और भावनात्मक अस्थिरता है। यानी देखा जाए तो न्यूरोटिलिज्म की विशेषता ये रहती है, यानी मनोविक्षुब्धता का जो न्यूरोटिलिज्म के अंतर्गत आता है, यानी इसकी इंग्लिश अनुवाद है, ये व्यक्ति हमेशा उदासी और मनोदशा और भावनात्मक अस्थिरता अपने दिमाग में पाते हैं। अक्सर इस असामाजिक व्यवहार या इससे भी बदतर मनोवैज्ञानिक
जो है समस्या समझ लिया जाता है, यानी ये असामाजिक व्यवहार को प्रकट करती हैं। कहते हैं मनोवैज्ञता किसी के दैनिक जीवन में तनाव और कथित खतरे के प्रति एक शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया को भी देखा जा सकता है। यानी मनोविक्षुब्धता जो लोग होते हैं डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं जिनके अंदर अपनी दैनिक जीवन में तनाव बनी रहती है। देखा जाए तो ये व्यक्ति ऊंचे स्तर के न्यूरोटिज्म का प्रदर्शन करते हैं। उनमें मूड में बदलाव, चिंता और चिड़चिड़ापन का सदैव अनुभव किया जाता है। ये लोग जो होते हैं इनके चिंता और चिड़चिड़ापन हमेशा ही महसूस करते हैं। कुछ व्यक्ति जो दिन प्रतिदिन के प्रक्षेप से चरित्र में अचानक परिवर्तन का अनुभव करते हैं, ऐसे लोग इसके जो है काफ़ी ग्रसित होते हैं। वे अत्यधिक विक्षिप्त हो सकते हैं और अपने काम और व्यक्तित्व जीवन में उच्च तनाव स्तर पर जो है प्रक्रिया भी कर सकते हैं। तो ये महत्व रखते हैं। देखा जाए तो ये लोग चिंता जो विक्षिप्तता के गठन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक व्यक्ति की तनाव और कथित अवास्तविक जोखिम से निपटने की क्षमता के बारे में भी बात करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। देखा जाए तो जो लोग न्यूरोटिज्म से पीड़ित हैं वो कई स्थितियों के बारे में ज़रूर से ज़्यादा समझेंगे। यानी देखा जाए तो जो व्यक्ति न्यूरोटिज्म से ग्रसित होते हैं उनमें एक बात होती है, वो जो होते हैं ज़रूर से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और उन्हें अपने स्थान पर भी आराम काम में कठिनाई होती है। यानी देखा जाए तो अपने काम करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। बेशक जो लोग विक्षिप्त स्तर पर निचले स्तर पर हैं वे तनाव और स्थितियों के प्रति अधिक स्थिर और भावनात्मक रूप से लचीला रवैया प्रदर्शित करते हैं। यानी इनमें काफ़ी लचीला जो होता है रवैया देखने को मिल जाता है। कम न्यूरोटिक पीड़ित भी शायद ही कभी उदास महसूस करते हों। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय तो वो निकाल ही लेते हैं और संभावित तनाव उत्प्रेरण कारकों पर मानसिक अंकगणित में शामिल नहीं होते हैं। यानी ये लोग काफ़ी चिड़चिड़ापन का अनुभव करते हैं। ये जो होते हैं हर चीज़ में अपना अलग ही रवैया पेश करते हैं। इनकी सोच विचारने की क्षमता बिल्कुल ही अलग होती है और इनका देखा जाए तो सिर्फ अपने कर्तव्य के ऊपर ही ध्यान रहता है, अपने ऊपर ही इनका ध्यान काफ़ी रहता है। और ये आरामों में भी काफ़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं क्योंकि इनके विचार में अधिक से अधिक सोच लेते हैं, जो होता नहीं है उसको भी ये कल्पना कर लेते हैं। इन कारणों से हर समय ये चिंतित रहते हैं, चिड़चिड़ापन इनमें काफ़ी पाया जाता है। तो देखा जाए यहाँ पर हमने व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत और लक्षणों पर जो विस्तारपूर्वक चर्चा किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है और मुझे विश्वास है ये आपको समझ जरूर आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, अगर मन से समझ में आया है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। शेयर नहीं कीजिएगा तो केयर नहीं होगा। कहते हैं आपके त्रिपाण संग्रह इसलिए कार्य करता है क्योंकि आप शेयर करते हो और शेयर करते हो तो मुझे खुशी मिलती है कि दूसरे बच्चे तक भी पहुंच जाता है। क्योंकि दूसरे बच्चे का कंप्लेन होता है कि हमें मिलती नहीं है वीडियो, और आप जो है बहुत ही आसानी से उन तक पहुँचा सकती हो, जो कि एक अच्छी बात है। अच्छा कार्य करने के लिए आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। दोस्तों, तिरपान स्टडी सेंटर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ पर 6th से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है। अब देखिए, इतना अधिक वीडियो होना कोई आम बात नहीं होता है। एक बार अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर से जुड़ जाइएगा तो लगता नहीं है कि कभी आपका यहाँ पर स्टडी ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा स्टडी करके ही निकलिएगा। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है कि कोई भी टॉपिक आपको ढूंढना हो यहाँ पर आसानी से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाता है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।